नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। एक फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्त आज बात करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का। दोस्त बहुत बड़ा पार्ट है और ये पार्ट जो आपका आता है ये दोस्तों क्रिटिसाइज करके किसका, मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म का। दोस्त नेक्स्ट पार्ट आपका ये टॉपिक हमारा आज कवर होने वाला है। दोस्त पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, अनार्किज्म हो गया एंड आपका क्या हो गया है दोस्त, नारीवाद, इसका क्या कहते हैं हम, फेमिनिज्म। ये तीनों टॉपिक हमें एक एक करके अब क्लियर करना है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये उत्तर आधुनिकवाद होता क्या है या पोस्ट मॉडर्निज्म होता क्या है। तो यहाँ पे आपको पहले इसको समझने से पहले थोड़ा कंसेप्ट समझना होगा, ठीक है दोस्त। भाई ये वाला टॉपिक जो है ना यार, ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर फर्स्ट में है। जो स्टूडेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए दोस्तों काफी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी टॉपिक हम समझते हैं तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताना होता है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ उत्तर आधुनिकवाद या पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा टॉपिक है दोस्त जो आज आधुनिकवाद यानी कि मॉडर्निज्म की क्रिटिसिज्म करके आज आया है। तो नए नए विचारों को यानी कि नए नए थिंकर्स को एंड दोस्तों जो आज वर्ल्ड में चेंजेस है जैसे कल्चर पे और साइंस पे, तो दोस्तों इसका जो मेन जो इम्पैक्ट रहा है दोस्तों, जो ये मेन इम्पसाइज करता है, जो ज़्यादा ये बल देता है, ये बोलता है कि आधुनिकता के बाद जो विश्व में चेंज आया, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में आया हो, संस्कृति के क्षेत्र में आया हो, दोस्त वही आपका पोस्ट मॉडर्निज्म। 1960 के दशक में दोस्तों 1960 के डिकेड्स में अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, दोस्त यहाँ पे इसका विकास होना बहुत तेजी से चालू हुआ था। क्योंकि दोस्तों पोस्ट मॉडर्निज्म का कौन सा समय है, मॉडर्निज्म का कौन सा समय और दोस्तों प्री मॉडर्निज्म का कौन सा समय है, इससे पहले आपको ये बताना है दोस्त। यहाँ पे दो थिंकर थे भाई, स्टीवन वेस्ट एंड डगलस कैलनर। स्टीवन वेस्ट, ठीक है, एंड डगलस कैलनर ने, ये दोनों ऐसे थिंकर थे जिन्होंने ये बताया कि 1960 के डिकेड्स में, 1960 के दशक में तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो थ्योरी है ये दोस्त अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में बहुत तेजी से फैला और पूरे वर्ल्ड ने इसको अपनाया। जो दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी एंड कल्चर की और लैंग्वेज की बात करता है और ये दोस्तों आपका जो मॉडर्निज्म है इसका क्रिटिसाइज करता है, आधुनिकवाद का आलोचना करता है। इस टॉपिक को समझने से पहले हम एक चीज समझना, थोड़ा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं क्योंकि इसके जो मेन थिंकर्स हैं वो है माइकल फूका, दरिदा, लियोटाइड, रिचर्ड रोडरी। देखो ये जो थिंकर है ना, थोड़े से बस आपको मेन जो थिंकर है उनका नाम याद रखना, जैसे माइकल फूका हो गए, दरिदा हो गए, स्टीफन हिक्स हो गए, ये तीन थिंकर्स मेन है। बट दोस्त मैं आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आप एक्स्ट्रा भी थोड़ा लेकर चलना, ठीक है, क्योंकि थिंकर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा, थोड़ा कंसेप्ट समझना होगा। पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि बहुत ज्यादा ही आधुनिक, यानी कि आधुनिक के बाद भी, यही तो है। लेकिन दोस्तों पोस्ट मॉडर्निज्म से पहले मॉडर्निज्म एंड मॉडर्निज्म से पहले प्री मॉडर्निज्म यानी कि पूर्व आधुनिकवाद, आधुनिकवाद और उत्तर आधुनिकवाद, ये तीनों पीरियड को दोस्त हमें अच्छे से समझना होगा, तभी हमको ये टॉपिक समझ में आने वाला है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं प्री पोस्ट मॉडर्निज्म यानी दोस्त पूर्व आधुनिकवाद, यानी कि पूर्व आधुनिकवाद से भी पहले का जो समय है वो वाला समय कौन सा था। पहले मैं इसकी बात करूं प्री पोस्ट मॉडर्निज्म, तो ये वो समय है जिसमें इतिहास को या दोस्तों पूरे वर्ल्ड को मिडिएवल पीरियड या डार्क एज के नाम से जाना जाता है, अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्त इस समय या इस युग के अंदर सारा कुछ दोस्तों धर्म यानी कि दोस्त रिलीजन हो गया, है ना दोस्त, बहुत ज़्यादा ही था, मतलब सब कुछ धर्म पे बेस्ड था। रिलीजन हो गया आपका एंड दोस्त आपका यहाँ पे चर्च का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव था, है ना दोस्त। जो भी राजनीति है यानी दोस्तों पॉलिटिक्स है प्लस रिलीजन, ये दोनों आपस में दोस्तों मिले हुए थे। जो भी काम होगा वो रिलीजन पे होगा, यानी कि दोस्त सिंपल एक बताऊं मैं तो एक ईश्वर की प्रधानता बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। जो भी होगा वो ईश्वर है और दोस्तों ईश्वर ने स्टेट को बनाया है, ऐसा कहा जाता था, इस समय की बात बता रहा हूँ। और स्टेट जो भी काम कर रहा है वो समझ लो ईश्वर कर रहा है, वो भगवान कर रहे हैं। स्टेट जो भी काम करेगा वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल उसको ठीक माना जाएगा। यानी कि दोस्त इंसान अपने आवाज को नहीं उठा सकता था,
यानी कि दोस्त आप देख सकते हैं स्टेट या जो राजा है वो अपने आप को एक ईश्वर का प्रतिनिधि कह रहा है। वो कह रहा है कि ईश्वर ने मुझे बनाया है इसलिए ताकि मैं लोगों पे शासन कर सकूं। ये हो गया आपका प्री पोस्ट मॉडर्निज्म, पूर्व और आधुनिकवाद। ये तो दोस्त ये समझ में हमें आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ पता नहीं चल रहा हमें। यहाँ पे लैंडलॉर्ड है, किंग का है ना, कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी वगैरह हो गए, उनका यहाँ पे शासन चल रहा है। लेकिन आगे चल के जब दोस्त रिनेसेंस हुआ है, पुनर्जागरण काल, धर्म सुधार आंदोलन हुआ है दोस्तों मार्टिन लूथर के द्वारा, तो धर्म के अंदर सुधार किया गया, पॉलिटिक्स को अलग किया गया, रिलीजन को अलग कर दिया गया। रिलीजन का अपना काम होगा, पॉलिटिक्स का अपना काम होगा। और अब इंसान के धर्म को, चर्च को, स्टेट को, इनको नहीं दोस्त, अब व्यक्ति को महत्व दिया जाने लग गया। इंडिविजुअल सभी पर्सनों को महत्व दिया जाने लग गया, सभी व्यक्तियों को अलग अलग महत्व दिया जाने लगा। व्यक्ति को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि ये कहा गया कि दोस्त व्यक्ति के पास विवेक होता है। विवेक का मतलब हर एक व्यक्ति रैशनलाइज होता है। विवेक, उसके अंदर बुद्धि है, उसके अंदर सोचने की क्षमता है, उसमें दोस्तों किसी भी चीज को इन्वेंशन करने का। जैसे कि दोस्त क्या हुआ कि जैसे ही ये मॉडर्निज्म में आए हम, तो बहुत सारे कुछ चेंजेस आ गए साइंस में, है ना। आपका दोस्तों टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मशीन का आविष्कार हुआ दोस्तों, आपका फोन का आविष्कार हुआ, यानी काफी सारे आविष्कार होने लग गए। यानी दोस्तों प्री पोस्ट मॉडर्निज्म में इंसान क्या था, प्री मैच्योर था, बहुत जकड़ा हुआ था, धर्म ने उसको जकड़ा हुआ था और इंसान कुछ नहीं कर पाएगा इस हालात में। लेकिन दोस्त इतना ज्यादा जकड़ा हुआ इंसान आगे चल के जब उसकी बुद्धि का विकास हुआ, इसमें दोस्त साहित्य के विकास ने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। और इसी के साथ न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स लोगों ने पढ़ना, शिक्षा लेना स्टार्ट किया, तो लोगों की बुद्धि खुलनी स्टार्ट हुई और लोगों ने अपने विवेक का यूज किया। रैशनलाइज हम कहते हैं ना, जितने भी लोग हैं दोस्त सब में बुद्धि है, माइंड है, तो वो अपने इस माइंड का यूज करके किसी पे भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, जो कि वो पहले अब नहीं कर रहे थे। इसलिए इसको डार्क एज कहा जाता था, प्री पोस्ट मॉडर्निज्म को। अब दोस्त जब हम आगे वाले स्टेप में आए तो उसको कहा गया मॉडर्निज्म। क्या कहा गया? मॉडर्निज्म, जहाँ पे दोस्त हर एक इंडिविजुअल पर्सन को इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको दोस्तों एक रैशनल माना जाता है कि उसके अंदर विवेक है, उसके अंदर बुद्धि है और वो अपने विवेक का यूज करके काफी कुछ अच्छा कर सकता है, अपना व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। क्या सही है क्या गलत है हर एक बंदे के लिए वो उसमें डिफरेंस कर सकता है। लेकिन दोस्त ये तो बात होगी मॉडर्निज्म की। यहाँ पे तो चलो ठीक है, आविष्कार वगैरह होना स्टार्ट हुआ। ये वाला जो समय है आपका, ये वाला जो समय है मॉडर्निज्म का, इसके बाद दोस्तों आपका आएगा पोस्ट मॉडर्निज्म। यहाँ पे दोस्त मॉडर्निज्म में व्यक्ति के महत्व को यानी कि बुद्धि को महत्व दिया जा रहा है। अब इसके बाद जो समय आएगा वो आएगा पोस्ट मॉडर्निज्म, जो दोस्त हमारा आज का टॉपिक है। क्या होगा दोस्त, ये वाला जो समय है वो 17वीं सेंचुरी का है, 17वीं शताब्दी, ठीक है दोस्त, यानी कि सन 1600, ठीक है। ये वाला जो समय है वो 17वीं सेंचुरी से पहले वाला समय है। भाई सिंपल बात है, यानी दोस्त सन 1500 के आसपास का समय, सन 1400 हो गया, 1500 हो गया, है ना, यानी कि 1600 से पहले, 17वीं सेंचुरी से पहले, 15वीं सेंचुरी, 14वीं सेंचुरी, 13वीं सेंचुरी आप इसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। 17वीं सेंचुरी में आपका मॉडर्निज्म आ गया, 17 हो गया, 18वीं सेंचुरी हो गया, 19वीं सेंचुरी हो गया, ये आपका चल रहा है मॉडर्निज्म में। जब हम आते हैं दोस्त 20वीं सेंचुरी में, तो हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, वो भी कब, 1950 के बाद। क्योंकि दोस्त इन दोनों थिंकर ने क्या कहा, स्टीवन वेस्ट ने और डगलस कैलनर ने, कि 1960s के डिकेड में, कब, 1960 के दशक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी जगह पे इसका तेजी से जब विकास हुआ, नए नए बुद्धि का विकास हुआ, तब जाके पोस्ट मॉडर्निज्म का विकास हुआ। आई होप कि दोस्त आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, जो कि मैंने अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन का ही पार्ट समझा रहा हूँ बस। यहाँ पे धर्म का बोलबाला कम हुआ मॉडर्निज्म में, एंड यहाँ पे ये तो ना धर्म को मानते हैं ना ईश्वर को पूर्ण रूप से मानते हैं। ये कहते हैं कि सच्चा ईश्वर हर एक इंसान के अंदर है, ये संपूर्ण समाज जो बना हुआ है वो भी परफेक्ट नहीं है। ईश्वर या दो सब कुछ धरती पे ही है, जैसे कि हम सब देख रहे हैं दोस्तों। पोस्ट मॉडर्निज्म में अभी हम एक एक करके सारे फीचर्स की बात करेंगे, लेकिन चलिए अब आते हैं हम अपने पोस्ट मॉडर्निज्म पे। आई होप कि दोस्तों आपको पूर्व आधुनिकवाद ये दोनों समझ में आ चुका होगा। अब हम आ चुके हैं कहाँ पे, अपने नेक्स्ट सफर पे, पोस्ट मॉडर्निज्म पे। दोस्तों जिस समय भाई ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, भाई लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारत के अंदर, तो यार बाल बहुत बड़े बड़े हो गए। आई होप कि यू अंडरस्टैंड माय फीलिंग। चलिए मेरे दोस्त, फायदा कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे बात आती है अब कि अब हम समझते हैं दोस्त, इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया हमारा,
थिंकर्स, ये इसके मेन थिंकर्स है। इसमें फूका हो गया और दरिदा, इन दोनों ने ही इसकी शुरुआत करने में, पोस्ट मॉडर्निज्म की शुरुआत करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो दोस्त इनका नाम लिखना कभी मत भूल जाना, ठीक है। अब बात आती है इसके मेन फीचर्स की। तो इसकी जो विशेषता है पोस्ट मॉडर्निज्म की, तो स्टीफन हिक्स के द्वारा, किसके द्वारा, मैं यहाँ पे लेता हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, स्टीफन हिक्स के द्वारा एक बुक लिखी गई थी। स्टीफन हिक्स ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एक्सप्लेनिंग पोस्ट मॉडर्निज्म। इस बुक के अंदर इसने इसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड या इसके जो फीचर्स हैं उसको डिस्क्राइब किया था। अब वो क्या क्या है चलिए थोड़ा जानने की हम कोशिश करते हैं। बस आप इतना ही समझ लोगे तो बहुत बेटर है, फ्यूचर में पोस्ट मॉडर्निज्म आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन में होता है। आई होप कि दोस्त आपको मैं ये अच्छे से समझा पाऊँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि रियलिटी सोसाइटी इज बिल्ट, वास्तविक समाज बना हुआ है। इनका ये मानना है कि जो सच्चाई हो ना, जो हम कहते हैं ट्रूथनेस या फॉलनेस या दोस्तों सच्चाई या गलत क्या बुराई, ये सिर्फ हमें ग्रंथों में, इन सब में देखने, कहानियों में सुनने को मिलती है बस, है। लेकिन जो हम समाज देख रहे हैं अभी, इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। इनका ये कहना है कि जिसमें आप विश्वास करते हो आप उसमें कभी गलत नहीं हो सकते। जो समाज हम देख रहे हैं यही रियलिटी है, सब कुछ धरती पे ही है, इस सत्ता से, इससे ऊपर कोई सुप्रीम पावर नहीं है। आया समझ में? पहला पॉइंट आपका ये वाला हो चुका है, यानी कि विश्वास की बात कर रही है। अगर आप जिसमें आप विश्वास करते हो वही सच्ची है, सब कुछ आपके विश्वास पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रायोरिटी टू कम्युनिटी, या दोस्त हम कहते हैं ये मतलब कि प्रायोरिटी देते हैं किसको? ग्रुप्स को या कम्युनिटी को। तो इनका मानना ये है कि हमें कभी भी इंडिविजुअल नहीं बल्कि सभी ग्रुप्स को महत्व देना चाहिए। हर एक व्यक्ति, दोस्त आज मान लो हम एक इंसान है, वो पूरे ग्रुप का मेंबर है, यानी कि पूरे सोसाइटी का मेंबर है। क्या एक इंसान पर्टिकुलर समाज से, सोसाइटी से कट जाए तो क्या वो अपने लाइफ को जी सकता है? दोस्त कहीं ना कहीं इस इंसान को कभी से कोई ना कोई दोस्तों नीड या जरूरत जरूर पड़ जाएगी। इसलिए दोस्त इनका कहना है कि सभी इंसान समुदाय में ही रहता है और समुदाय में ही जीता है। और दोस्त कहीं ना कहीं ये जो समुदाय की ये जो बात कर रहे हैं, ये पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं, ये हर धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे ये ना कुरान को मानते, ना गीता को मानते, महाभारत को मानते, कुछ भी नहीं। ये बोलते ईश्वर इंसान के अंदर है, जो भी ये चल रहा है बस। आए तो समझ में? नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि रिजेक्ट द आर्गुमेंट्स, ये तर्क को रद्द करते हैं। तर्क मतलब क्या होता है? जब किसी भी बात को सही ठहराने के लिए, ठीक ठहराने के लिए जब हम कोई भी एक लॉजिक देते हैं, लॉजिक कहते हो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अच्छे समझ में आएगा। हम रोड पे चल रहे होते हैं, है ना, बिल्ली रास्ता काट के चली जाए और सारे बंदे स्टॉप, अरे मत जाओ आगे मत जाओ भाई, यार कुछ हो जाएगा, गड़बड़ है, बिल्ली रास्ता काट दिया, कितना भाई आडंबर है। यानी दोस्तों फिर से अगर हम इस बात को मान रहे हैं तो समझ लो यार भाई हम प्री पोस्ट मॉडर्निज्म में जी रहे हैं, है ना, जब डार्क एज था। यहीं पे तो ऐसा अंधविश्वास था दोस्त, धर्म के नाम पे डरा के लोगों से दान दक्षिणा लो, या दोस्त धर्म सुप्रीम था, रिलीजन सुप्रीम था। लेकिन अब अगर हम ऐसा करते हैं, ये दोस्त इनका कहना है, ये तर्क को रद्द करते हैं। क्योंकि आप क्या है, ये बोलते हैं कि अगर मान लो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, इंसान जानने से पहले ये कहता है कि नहीं। अब यहाँ पे वो तर्क देता है। तर्क क्या देता है कि अगर हम उस लाइन को जहां से बिल्ली गुजरी है, दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और जहां से बिल्ली गुजरी है अगर हम चले जाते हैं तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि बिल्ली को नसूम माना जाता है, उसको शुभ नहीं माना जाता। तो ये कहते हैं तर्क के बेस पे। तो ये इनका मानना है कि हमें तर्क को खत्म कर देना चाहिए। तो ये तर्क किसी भी इंसान पे दबाव बनाने के लिए दिया जाता है, तर्क जो है, और इसलिए दोस्त हमें तर्क को छोड़ देना चाहिए। जैसे कि कई सालों से ऐसा कहा जाता है, ये करते हैं, अरे ये मत करो भाई ये हो जाएगा, अरे हमारा धर्म ये कहता है भाई, हमारा धर्म में ये कहता है। अब दोस्त समय आ चुका पोस्ट मॉडर्निज्म का, यहाँ पे तर्क को खत्म करो और मॉडर्निटी को अपनाओ। है दोस्त, फिर टिकटॉक छा रहा है आजकल, तो दोस्त इसी का तो कमाल है भाई, पोस्ट मॉडर्निज्म। क्लियर दोस्त समझ में? ये तर्क को, लॉजिक को खत्म करते हैं, कुछ भी नहीं है, सब बकवास की बातें हैं, अपना जियो, मस्त में जियो, लॉजिक की बात मत करो। ये दोस्तों पोस्ट मॉडर्निज्म द्वारा कहा जा रहा है। सिंपल है कि तर्क का प्रयोग कोई भी इंसान करता है, कोई भी लॉजिक का यूज करता है तो दूसरे पे अपना दबाव बनाने के लिए, अपना उस पर दोस्तों कहते हैं कब्जा बनाने के लिए, उसको अपने बल में या अपने एम्फसाइज करने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे रेवोल्यूशन का पॉइंट क्या है, चलिए इस पर समझने थोड़ी कोशिश करते हैं। इनका ये मानना है
कि इतिहास के अंदर, यानी कि आज से 3 साल 4 साल 5 साल पहले लोगों के साथ अत्याचार हुआ, ऑप्रेसिंग हुआ, है ना दोस्त, विक्टिम हुआ, जो कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा भी आएगा लास्ट में, विक्टिम वगैरह हुआ, विक्टिम्स वगैरह। तो इस हालात में कुछ ऐसे पुरानी कस्टम्स हैं, पुरानी प्रथाएं हैं, क्या है दोस्तों, जो हमारी परंपराएं हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। उसको ख़त्म करने के लिए हम सबको एक क्रांति करना चाहिए। यानी कि दोस्त ये पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत ज़्यादा ही एडवांस को एडोप्ट करने, अपनाने की बात करते हैं, और जो भी पुराने कस्टम्स है, रीति रिवाज है, उनको क्रांति, रेवोल्यूशन के द्वारा खत्म करने की बात करते हैं। तभी अत्याचार खत्म हो पाएगा, क्योंकि पहले की व्यवस्था एक अत्याचारी व्यवस्था है जो हम सबको ऑप्रेस कर रही है। ये मत करो, ये हो जाएगा, ये कर लो, ये हो जाएगा। यानी दोस्त कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल इंसान को सोचता है, कुछ करने को आता है, तो कहीं जाति, कहीं धर्म, कहीं रिलीजन, कहीं कास्ट, ये सब आके रोक देता है दोस्त। कोई जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मान लो कि आप किसी से प्यार करते हो, है उसका जाति भी अलग है, धर्म भी अलग है, आप बोलते हो अब क्या करूं यार, समाज से लड़ूं या किससे लड़ूं, घर वालों से लड़ूं या जाति मजहब से लड़ूं, जिंदगी ऐसी खत्म हो जाती है। लेकिन खैर ये सब बात अपनी अलग अलग है भाई, है ना। तो ये बात हुई क्रांति की। अब बात करते हैं हम, देयर इज नो सुप्रीम अथॉरिटी। दोस्त मैंने आपको ये बताया भी पहले ही कि इनका मानना है कि लोकातीत को रद्द करना, जो भी हम दुनिया देख रहे हैं ना, सब सच्चाई यही है। क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या आपने देखा स्वर्ग का है, क्या आपने देखा नरक का है, क्या आपने देखा जन्नत का है। तो ग्रंथ वगैरह हो गया, हम बहुत जगह पढ़ते तो हैं भाई, ऐसे इस जगह, हाँ भाई यहाँ जन्नत ही है, वो है, किसने देखा। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि देयर इज नो एनी सुप्रीम अथॉरिटी, यानी कि कोई भी सुप्रीम पावर नहीं है जो ये बता सके या ये डिटरमाइन कर सके या ये तय कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। कोई सुप्रीम पावर नहीं है। क्या सही है क्या गलत है दोस्त, हम सबको दिख रहा है। और इंसान एक रैशनलिस्ट है, विवेक है उसके अंदर, वो सही और गलत में डिफरेंट करना जानता है, और उससे बेहतर कोई नहीं समझता। ये दोस्तों कहना है नेक्स्ट इस वाले पॉइंट के अंदर, ठीक है। तो दोस्त वास्तविक समाज निर्मित है, कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छा और बुरा दोनों ही सोसाइटी बनी हुई है, लेकिन ईश्वर को मानते तो है ये, लेकिन दोस्त इनका मानना है कि ईश्वर अंतर्मय है, मतलब कि ईश्वर जो है वो आप सबके या हम सबके अंदर है, और हमारी फेथ है वो ईश्वर, है ना, विश्वास है हमारी। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। इनका मानना है कि भाषा का बड़ा महत्व होता है भाई, ये भाषा पे बहुत ज्यादा बल देते हैं। ये कहते हैं कि भाषा या जो लैंग्वेज है वो लिखने या पढ़ने या बोलने की तक लिमिटेड नहीं है। भाषा हमें किसी भी चीज को समझने में हेल्प करती है, और अगर आप कोई भी चीज समझने में कैपेबल नहीं हो तो समझ लो दोस्त वो भाषा एक दमनकारी है, वो भाषा हम सबके लिए फायदेमंद नहीं है, इनका ये मानना है। तो दोस्त इनका कहना है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसका इंसान समझ सके, और भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी क्षमता को, सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। आए तो समझ में। पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि अप्रोच टू एजुकेशन, ये शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, यानी कि ये एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा बल देते हैं। कहने का मतलब क्या है इनका, पता है ये क्या कहते हैं, तो इनका ये कहना है कि हमें जो रिलीजन से रिगार्डिंग जो भी एजुकेशन है, धार्मिक या धर्मशास्त्र वगैरह हो गए, हमें इस पे महत्व बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हमें इनको इम्पोर्टेंस ना देकर हमें जो गरीब लोग हैं, जो अश्वेत महिलाएं हैं, है ना, ब्लैक गर्ल्स हो गए, हमें इन सब को महत्व देना चाहिए। और अमीरों ने जो भी अत्याचार कर रखे हैं गरीबों के ऊपर, उसको उजागर करना चाहिए, है ना, उसको सामने दिखाना चाहिए, और ये सब व्यवस्था ठीक करना चाहिए। यानी दोस्तों ये उन लोगों की बात करते हैं जो बैकवर्डनेस ज़्यादा है इस समय, और दूसरे जैसे कि अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पे अपार्थाइड की पॉलिसी पढ़ा को दोस्त आपने, काले गोरे में भेदभाव, ये तो उनको उजागर करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका ये पॉइंट, जहाँ पे एजुकेशन की ये बात तो करते हैं, लेकिन धार्मिक जो एजुकेशन है या धर्म शास्त्र वगैरह हो गए, इनकी बजाय ये उन एजुकेशन की बात करते हैं जो गरीबों और बैकवर्ड जो लोग हैं उनका विकास कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑपरेशन या विक्टिज्म। इसका मतलब क्या है कि देखो सिंपल बात है कि जो जातिवाद के आधार पे जो भी अगर ऐसा कोई उत्पीड़न हुआ है, ऑप्रेस हुआ है लोगों के साथ, तो ये उसको उजागर करने की बात करते हैं। जैसे जाति के आधार पे या कास्ट के आधार पे या रिलीजन के आधार पे, या दोस्तों आपका सेक्सुअलिटी के आधार पे, है ना, गर्ल्स या मेल में जो भी ये डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ये उसको उजागर करके उसको ठीक करने की बात करते हैं, जो कि दोस्त इतिहास एक गवाह है, हर एक देश के अंदर ऐसा कहीं ना कहीं होता ही है। तो दोस्त ये सारे इसके मेन फीचर्स हैं जो आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट टॉपिक भाई थोड़ा ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उत्तर आधुनिकवाद तथा अस्मिता की राजनीति, यानी कि दोस्त पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, मेरा फेवरेट टॉपिक है भाई ये,
बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ये टॉपिक। क्या है इसके अंदर ऐसा आपको देखो, उत्तर आधुनिकवाद ने आज बढ़ते कंपटीशन के साथ, बढ़ती पॉपुलेशन के साथ एक वर्ड जोड़ दिया, अस्मिता की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी। दोस्त इससे मैं बहुत प्रभावित था जब दोस्त मैंने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था इसको। पता क्या है ये सिद्धांत? ये कहता है कि आज इतने बड़े भीड़ में अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, जिनको जो कास्ट में अलग, रिलीजन में अलग, अपने कल्चर्स में अलग, अपने धर्म, सब कुछ में अलग अलग है, लेकिन वो अपने इस पूरे भीड़ में अपनी किस तरीके से पहचान बनाए। और दोस्त यहाँ पे अस्मिता का मतलब होता है पहचान, आइडेंटिटी। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड माई फीलिंग। आया तो समझ में क्या कहना यहाँ पे चाह रहा हूँ मैं, कि ये कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि हम अपने ग्रुप्स की, हम अपने दोस्त रिलीजन की, हम अपने कास्ट की, हम अपने कल्चर्स की किस तरीके से इस भीड़ में, इस समाज में, इस सोसाइटी में एक अलग पहचान बनाएं, इसका डेवलपमेंट करें और किस तरीके से आगे बढ़े, है ना। तो क्योंकि गला काट प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलता होगा भाई। और आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, आज जिस तरीके से साइंस बढ़ रहा है, और आज जिस तरीके से दोस्त आज हाथ की स्किल की मांग है, और इस भीड़ चाल की दुनिया में हमें एक अलग पहचान बनाना है। इसी को दोस्तों पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, ये तो सिंपल कह दिया गया। लेकिन अगर मैं अब थोड़ा राजनीति में घुसूं, पॉलिटिक्स में घुसूं, तो 1960 के आसपास वर्ल्ड के तमाम देशों ने कॉलोनियलिज्म्स, इंपीरियलिज्म्स का अपोज करना स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या होता है? उपनिवेशवाद हो गया, साम्राज्यवाद हो गया। जब एक महाशक्ति किसी कमजोर देश को गुलाम बना ले तो देश क्या करते हैं, उनसे आज़ादी पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। जैसे इंडिया ने किया, इधर आपका दोस्तों श्रीलंका ने किया, उसके बाद आपका वियतनाम हो गया, अल्जीरिया हो गया, इन सब देशों ने, मतलब वर्ल्ड के दोस्तों लगभग 170 कंट्रीज किसी ना किसी के दोस्तों गुलाम थे। चाहे ब्रिटेन हो गया, जैसे आपका स्पेन हो गया, नीदरलैंड हो गया दोस्तों, अमेरिका हो गया, इन सब ने वर्ल्ड के दोस्तों गुलाम बना रखा था। तो इन सब से आज़ादी के लिए उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो आंदोलन चले, नस्लवाद के विरोध में, रेसिज्म के अपोज में जो मूवमेंट चले दोस्त, फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट चले, है ना दोस्त, फेमिनिज्म के लिए जो मूवमेंट चले, एंड आपका इक्वलिटी के लिए, ये सब एक क्या है, ये पॉलिटिक्स का पार्ट तो है, जो लोगों ने आइडेंटिटी के लिए आंदोलन चलाया ताकि उनकी आइडेंटिटी एक बनी रहे, है ना दोस्त। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है काले गोरों में, रेसिज्म सिंपल जिसको कहते हैं, तो इन सब के लिए ही कहा जाता है कि भीड़ चाल से एक अलग दुनिया में पहचान बनाओ। दोस्त मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, तो चार दीवारें में मत रहना, कुछ ऐसा बड़ा करके दिखाना ताकि आपका भी नाम हो और आपके घर वालों का भी नाम हो। इसलिए मैं ऐसा कहता आया हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। अगर दोस्त सहमत हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्त इस तरीके से ये हो चुका है हमारा ये वाला टॉपिक। अब हम बात करते हैं इसका एवोल्यूशन। दोस्त टॉपिक हम एंड पार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे यार इसका एवोल्यूशन करेंगे हम। देखो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो बढ़ता जा रहा है, विज्ञान जो बढ़ता जा रहा है, ये उसके साथ इंसान को ढलने के लिए बोलता है कि जिस तरीके से मॉडर्निज्म के बाद जो पोस्ट मॉडर्निज्म जो आया है, यानी कि बहुत एडवांस जो टेक्नोलॉजी आई है, इंसानों को इसके साथ अब ढल जाना चाहिए। हमें पुराने कस्टम्स को छोड़ना चाहिए और आगे आना चाहिए ताकि हम अपने आप को इस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ढाल सके। आया तो समझ में। लेकिन यहाँ पे ये कहना है स्टेकेंस और कैलर का, ये दोस्त इसके जो कुछ कमियां हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, ये उसको गिनवाते हैं। सबसे पहले इसमें कहीं पे भी प्योर रूप से सकारात्मकता की बात नहीं कही, यानी दोस्तों सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी है जो इसको पूर्ण रूप से बात नहीं करते। सोशल जो स्ट्रक्चर है उसके कहीं बात नहीं करते, सोशल स्ट्रक्चर की कहीं बात नहीं करते। एंड दोस्त सामाजिक जो संरचना है कहीं भी प्योर रूप से उसकी बात नहीं करी, कौन क्या करने वाला है, क्या से क्या होगा, कोई गवर्नमेंट की बात नहीं दोस्तों, कुछ तरीके से कोई बात नहीं। एंड ये दोस्तों कस्टम का पूरा रूप से अपोज करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों कस्टम बुरे हैं, कुछ कस्टम दोस्तों, कुछ कस्टम ठीक भी है आए इसमें। तो इसके लिए हम इसको कस्टम के बेस पे इसका विरोध करते हुए दिख रहे हैं थोड़ा। ये तो हम कह सकते हैं कि सारे कस्टम्स बुरे नहीं होते। अगर दोस्त हम अगर धर्म को ही ना माने तो अधर्म फैल जाएगा, धरती कहाँ से बचेगा। तो धरती दोस्तों धर्म है तभी तो अधर्म नहीं है, है ना। एंड नेक्स्ट भाई सबसे बड़ी बात कि ये बुजुर्गवादी यानी कि ये पूंजीवादी खत्म की बात कर रहे हैं, तभी ये बैकवर्ड की बात कर रहे थे। कभी देखा था गरीब की बात करते हैं, बैकवर्ड लोगों की बात करते हैं। तो इसी कारण से इसको हम मार्क्सिज्म के साथ जोड़ सकते हैं, किसके साथ, मार्क्सवादी के साथ जोड़ सकते हैं। और इसीलिए इसके इस आधार पे ये कि इंडिविजुअल इसने कहीं पॉजिटिविटी नहीं दिखाई, इस आधार पे दोस्तों इसके क्रिटिसाइज किया जाता है। दोस्तों अंत में इतना कहूँगा, कैसे लगे आपको वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्त जो भी मैं आपको अब तक पढ़ा रहा था दोस्त, ये है आपका एक ट्रिक और जरिया दोस्त, वो है मेरा नोट्स।
अगर दोस्त चाहते हो कि ये नोट्स आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में अगर आप भी इसको लेना, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी हो गया दोस्तों, आपके जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है दोस्त, सारे सब्जेक्ट के मेरे खुद के द्वारा दोस्तों पूरे नोट्स लिखे गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मेरे वेबसाइट पे जाए manishvermalp.com पे सारा कुछ आपको मिलेगा। और दोस्त प्यार बना रखे, वीडियो को लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाए ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्त अगर आप मेरी इस फैमिली का और दिल का मेंबर बनना चाहते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।